गांव से दिल्ली अपने बेटे के घर रहने आई बूढ़ी माँ एकदम अकेली हो गई थी। उन्हें अकेलापन काटने को दौड़ता था, क्योंकि बेटा तो सुबह काम पर चला जाता था। घर में बहू ही रह जाती थी। बहू अपनी सास से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। वह बात बात पर उन्हें बातें सुनाया करती थी। वह शीतल जी को अपने घर में देखना भी नहीं चाहती थी। मजबूरन उसे अपनी सास को अपने घर में रखना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी आज़ादी खत्म हो रही थी। पहले वह जहाँ मर्जी होती थी वहाँ जाती थी, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब सास उसे कोई न कोई बात पूछती रहती थी। जब वह बाहर पार्क में घूमने जाती तभी वह एकदम गुमसुम सी बैठी रहती। एक दिन उन्हें एक बुजुर्ग मिले, जिनका नाम दीनानाथ था। वह उनसे कुछ बात करने लगते हैं। वह बात कुछ ऐसी करते हैं जिससे शीतल जी को जीने की चाह हो जाती है और वह खुलकर जीने लगती हैं। शीतल जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से 5 साल पहले ही रिटायर हुई थी और सुख से अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थी। लेकिन महामारी की वजह से उनके पति की मौत हो गई थी। जीवन साथी के चले जाने से शीतल जी अंदर तक टूट गईं। फिर बेटा बहू के कहने पर उनके साथ दिल्ली आ गईं। उनका जीवन एकदम बदल सा गया। पति का साथ तो पहले ही छूट चुका था, लेकिन साथ साथ उनकी 40 वर्षों की बसी बसाई गृहस्थी भी छूट गई और छूट गया वह आस पड़ोस भी, जो हर समय सुख दुख में साथ रहता था। महानगर के पार्क के बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी शीतल जी विचारों में खोई ही थी। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए थे तो कुछ योगा कर रहे थे, तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठे हुए अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन शीतल जी अपनी ही दुनिया में गुम थी। तभी अचानक एक आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग की। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। शीतल जी ने देखा कि लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी पास वाली बेंच पर बैठते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। न चाहते हुए भी शीतल जी बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम दीनानाथ है, मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान लग रही हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे चलने का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सैर करने चले गए और शीतल जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, इनकी जिंदगी में दुख ही ना हो, उन्हें तो जिंदगी खूबसूरत ही लगेगी ना। ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या बीत रही है यह तो हम ही जानते हैं। अब शीतल जी हर रोज पार्क आने लगी और लगभग हर रोज ही दीनानाथ जी से नमस्ते राम राम हो जाती। और एक दिन दीनानाथ जी ने पूछा कि क्या आप बाहर से आई हैं? तो शीतल जी बोली, दरअसल पहले मैं लखनऊ में रहती थी। बेटा बहू नौकरी करते हैं ना, लेकिन महामारी के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए बेटा बहू मुझे यहाँ ले आए। पति के देहांत के बाद मैं लखनऊ में बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी बेटी का ससुराल भी यहाँ दिल्ली में है। कभी कभार बेटी से मिलना भी हो जाएगा, यह सोचकर यहाँ चली आई। फिर दीनानाथ जी बोले, दिल्ली शहर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप बना है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते बतियाते हैं, कभी भजन गाते हैं तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं तो कभी त्योहार। उनकी बात सुनकर शीतल जी को खुशी हुई।
और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो दीनानाथ जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कोई, लेकिन शीतल जी यह देखकर हैरान थी कि सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर शीतल जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज सुबह और शाम को वह सब लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अक्सर शीतल जी अपनी बेटी को फ़ोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बातें किया करती थी। माँ के हम उम्र लोगों के साथ मेल जोल की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत खुशी हुई। एक दिन शीतल जी ने नोटिस किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सब लोग चुस्त दुरुस्त थे और अपने आप को अप टू डेट रखते थे। जब घर आकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें लगा कि समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है। यह सोचकर वह बाजार से हेयर कलर खरीद कर ले आईं और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी खोली और पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से ही बोली, यह हुई ना बात। शाम के समय जैसे ही पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी, उसी समय उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ी। देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, यह सब क्या है माँ जी। उसने झट से अपने पति वरुण को आवाज़ लगाई और बोली, देखिए तो जरा आखिर हो क्या गया है तुम्हारी माँ को। यह क्या सजने संवरने की उम्र है। जैसे ही बेटे ने उनकी ओर देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी यह सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है और अब तो पापा भी नहीं रहे। बेटे बहू का व्यवहार देखकर शीतल जी का दिल टूट सा गया और वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गईं। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हुआ। सोचने लगी कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक मैंने तो कभी बहू को किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर आती जाती है। पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है। बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा तो मेरा ऐसा मजाक बना दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फ़ोन आने लगे। उसी समय शीतल जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, मेरी ज़िंदगी मैं अपने मुताबिक जीऊँगी। ऐसा कहते हुए वे पार्क चली गईं। अब शीतल जी अपने लिए जीने लगी थी। उनकी पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिसे आज तक वह अपने बेटे बहू को ही देती आई थी। लेकिन इस महीने उस पैसे को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में भी उनकी बहुत सी सहेलियां बन गई थी, जिनके साथ बाजार जाकर वह अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े और वस्तुएं खरीद कर ले आईं। लेकिन बहू को यह सब खटकता रहता और अपने पति के कान भरते हुए कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं। कितना फालतू खर्च करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं देती। उनके आने से हमारा खर्च भी तो बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर शीतल जी का बेटा वरुण उनके पास आया और कहने लगा, माँ जी इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए। उनकी बात सुनकर शीतल जी हैरान रह गई। तभी उनकी बहू बोली, अरे इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है। पार्क किया जाने लगी, आप तो आज़ाद पंछी की तरह हो गई। उसी समय शीतल जी बोली, बहू मैंने तुम लोगों को पूरी आज़ादी दी है। अब तुम मेरी आज़ादी तय नहीं कर सकते। मैं जो करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों चुप हो गए।
शीतल जी पाक कला में बहुत निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर मूंग दाल का हलवा बनाया तो अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए भी पार्क में लेकर गईं और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन दीना नाथ जी ने लेने से मना कर दिया तो शीतल जी ने पूछा, क्या आपको मूंग दाल का हलवा पसंद नहीं है? तो दीनानाथ जी बोले, मूंग दाल का हलवा तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा मूंग दाल का हलवा नहीं खा सकता हूँ और घर पर बनाना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने मूंग दाल का हलवा खाना ही छोड़ दिया। फिर शीतल जी बोली, तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? इस पर दीनानाथ जी कुछ बोल नहीं पाए। आंखों से दो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप घर की ओर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन दीनानाथ जी पार्क में नहीं आए थे। ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे। शीतल जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए वह पार्क से निकली, उनके पैर अपने आप ही दीनानाथ जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। दीनानाथ जी ने लड़खड़ाते कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी शीतल जी को देखा तो वे चौंक गए और फिर उन्होंने अंदर बुलाया। उनकी ऐसी हालत देखकर शीतल जी हैरान रह गईं और बोली, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है? तो दीनानाथ जी बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। यह बात सुनकर शीतल जी को बड़ी बेचैनी हुई कि इतना जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला, और जब वह बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फिर शीतल जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फ़ोन करके बुलाया। दीनानाथ जी ने बहुत मना किया लेकिन शीतल जी बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? थोड़ी ही देर में उनकी मदद से शीतल जी दीनानाथ जी को डॉक्टर के पास ले गईं। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। शीतल जी सहित ग्रुप की 2 अन्य महिला सदस्यों ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ली। समय समय पर शीतल जी उन्हें दवाई लेने की भी हिदायत देती रहती थी। कुछ ही दिनों में दीनानाथ जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन शीतल जी उनसे पूछ बैठी कि क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? आज शीतल जी की बात को दीनानाथ जी टाल नहीं पाए और अपनी पुरानी बातें बताने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वह भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है शीतल जी, शादी के 10 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया तो उसके बाद खुशखबरी आई और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अभी बेटा 5 साल का ही हुआ था कि एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। बोलते बोलते शीतल जी का गला रूंधने लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने अकेले ही उसे दिया, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहे हैं, यह कहकर बेटा बहू निकले और बाद में पता चला कि जिस मकान में हम लोग रहते हैं
बेटे ने वह मकान अमेरिका जाने से पहले ही बेच दिया और खरीदारों को बोलकर गया कि 2 महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी नहीं आया। फिर भरी आंखों से दीनानाथ जी बोले, अगर मेरे पास मेरे रिटायरमेंट का पैसा एफडी में ना रखा होता तो मैं तो सड़क पर आ जाता। उसी पैसे से मैंने यह 2 कमरों का मकान खरीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। शीतल जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अरे आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही यह बात भूल गए। उन दोनों को एक दूसरे में एक जैसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सकें। कुछ ही गुजरने के बाद जब एक दिन शीतल जी पार्क गईं तो देखकर हैरान रह गईं कि ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवाया था। जैसे ही वह लोग तक पहुंची तो सब लोग जोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो शीतल जी। शीतल जी को खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए कि केक काटकर सभी ने मोबाइल में तस्वीर ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी शीतल जी को तोहफे में दी। फिर शीतल जी ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? तो दीनानाथ जी बोले, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर शीतल जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नज़र उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो वरुण, थैंक यू सो मच। तभी वरुण चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। तभी शीतल जी फ्रेश होकर आईं और बोली, यह साड़ी मेरी है बहू। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करेंगे? यह साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो शीतल जी ने वह साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं बहू, यह साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास का मुंह देखते रह गई। फिर शीतल जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था ना, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे यह तोहफा दिया था। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों हैरानी से बोले, आपका जन्मदिन था आज? ऐसा कहते हुए उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन मनाती नहीं हो ना, इसलिए हमें याद नहीं रहा। उसी समय शीतल जी पुराने समय की यादों में खो गईं, जब अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर वह पूरा दिन रसोई में खड़े होकर उनकी पसंद के पकवान बनाती और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती। लेकिन फिर सोचने लगी कि समय समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सास में यह बदलाव रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब शीतल जी पार्क गईं तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गई। उस दिन बहू और बेटा घर पर जल्दी आ गए। बहू की नज़र सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी, लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हैं तो वह दंग रह गई और नमक मिर्च लगाकर अपने पति को दीनानाथ जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। अब तो बेटे को भी माँ में खोट दिखाई देने लगी। बस फिर क्या था, जैसे ही शीतल जी घर वापस लौटी, बेटे बहू उन पर भड़कने के लिए बैठे थे। वह दोनों उनके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। शीतल जी हैरान रह गईं। फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई।
फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? शीतल जी के मुंह से यह जवाब सुनकर उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं बचे और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही शीतल जी पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में गईं तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और ज़मीन पर गिर गईं। उनके पैर में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर दवाइयाँ देकर शाम तक उन्हें घर भेज दिया, लेकिन अब उनका पार्क जाना छूट गया। दीनानाथ जी उन्हें फ़ोन करते या मैसेज करते तो वह किसी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटी हुई आंसू बहाती रहती। काम वाली बाई खाना पकाकर रख जाती और बेटा बहू रोजाना अपने काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की छुट्टी लेना भी जरूरी नहीं समझा। शीतल जी को उठने बैठने में भी कष्ट होता था, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सारे बुजुर्ग सदस्य उनके घर पर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में गेट वेल सून के कार्ड थे। कोई पकौड़े लेकर आया था तो कोई रबड़ी। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी शीतल जी को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हंसी मजाक करते हुए सबने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया और हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब शीतल जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके बेटे और बहू के आने का वक्त हो रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या कहेगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और बेटा और बहू अंदर आ गए और अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, यह मेरा घर है या धर्मशाला? जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। और माँ जी, आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती हैं और हमारी पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? बहू की यह बात सुनकर शीतल जी चुपचाप लेटी रहीं। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद सता रही थी। सोचने लगी कि उनके रहते मजाल है कोई भी मुझ पर उंगली उठा सके, और आज अपमान का कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हो गईं। दिन बीतने लगे और करीब 1.5 महीने बाद शीतल जी का प्लास्टर उतर गया था। अब वह फिर से पार्क जाने लगी तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी, लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और बेटा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन शीतल जी ने ठान लिया, बस अब और नहीं। बुढ़ापा आ गया और न जाने कब इस जीवन का अंत हो जाए, तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे बहू का मोह छोड़ते हुए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोकना चाहा तो शीतल जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उनकी बहू बोली, हाँ हाँ, पंख जो लग गए हैं अब आपके, अब तो आप आज़ाद घूमें। बदले में शीतल जी गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूंगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गईं। उनकी इतनी पेंशन तो आती ही थी कि काम वाली बाई लगा सकें और अपना खर्चा आसानी से निकाल पाएं। अब शीतल जी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थी। उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन बहू नहीं जाती थी।
अक्सर दीनानाथ जी शाम की चाय उनके घर पर पीते थे। अक्सर पार्क के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके घर आते जाते रहते थे। अब शीतल जी स्वयं को आज़ाद महसूस करती थी। अपने अलग घर में रहने की बात शीतल जी ने अपनी बेटी को ही बता दी थी। इस बात से उसे थोड़ा दुख तो पहुंचा, लेकिन एक सुकून भी था कि अब उसकी माँ अपनी मर्जी से जी पाएगी। एक दिन शीतल जी हैरत में पड़ गईं जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे के साथ बहू को आया देखा। इससे पहले वह कुछ पूछती, तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी कुछ शर्म हया बची है या नहीं? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? आखिर आपके और दीनानाथ जी के बीच में चल क्या रहा है? तभी शीतल जी बोली, बेटा मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बाकी की बची ज़िंदगी मैं हंसी खुशी से गुजारना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। और रही बात दीनानाथ जी की, तो उन्होंने तो मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ आप इन लोगों को जानती नहीं हैं। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट जाते हैं। बेटा मैंने अपने यह बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे? तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट लेगा? उसी समय दीनानाथ जी जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे, घर के अंदर आए और उन्हें देखते ही शीतल जी के बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही वे उठकर बाहर जाने लगे, उसी समय दीनानाथ जी ने उसे कहा, बेटा शर्म शीतल जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी का चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते। तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ क्या करती है? जैसे ही दीनानाथ जी ने कहा तो शीतल जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, परंतु वह रुकने वाले नहीं थे। बोले, पार्क में हर रोज़ सुबह और शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वहीं पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में वे गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती है। वह एक स्कूल खोलना चाहती हैं ताकि जितने भी बच्चे गरीब शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती हैं। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से भी बात चल रही है जो हमारी इस काम में मदद करेंगे। तुम्हारी माँ का वर्षों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों के विचार सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है, अपनी माँ के लिए बेटे बहू की सोच यह भी हो सकती है। क्या तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? शीतल जी के बेटा बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप चले गए। दीनानाथ जी गुस्से में थे तो शीतल जी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर दीनानाथ जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। शीतल जी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। जल्दी
ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 30 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल चर्चा का विषय बन गया। शीतल जी और उनके साथ का काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन शीतल जी की बेटी उनके पास कुछ दिनों के लिए आई, और जब वह भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे दीनानाथ जी के विषय में बताया। यह भी कहा कि उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई है। अपनी वृद्धावस्था भी वह बड़ी खुशी से जी रही हैं और दीनानाथ जी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन दोनों की दोस्ती स्वार्थ से परे है और दुनिया की समझ से भी। अकेले बैठे हुए यह सब सोचते सोचते शीतल जी की बेटी की नज़र पास रखे अखबार पर गई तो उसमें छपी एक खबर ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब बुढ़ापे में बच्चे ही साथ छोड़ दें तो अकेली माँ या अकेला पिता कहाँ जाए। वृद्धावस्था में अकेलेपन को दूर करने के लिए 65 वर्ष के एक बुजुर्ग ने 60 वर्ष की महिला के साथ विवाह किया। अपनी गृहस्थी फिर से बसाकर वे दोनों बहुत खुश हैं। इस खबर को पढ़कर शीतल जी की बेटी के मन में एक विचार आया। जब दीनानाथ जी शीतल जी के घर आए तो उसने अपनी माँ और दीनानाथ जी के सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाई तो क्यों ना आपके इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। क्या आप दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना पसंद करेंगे? तभी शीतल जी बोली, यह क्या बोल रही है तू? इस उम्र में क्यों हम पर दाग लगाना चाहती है? यह दुनिया क्या कहेगी? लेकिन उसकी बात सुनकर दीनानाथ जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शीतल जी के गुस्से को देखकर उन्होंने कुछ न कहना ही सही समझा और अपने घर लौट आए। फिर शीतल जी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ चलने में कोई नुकसान नहीं है। शीतल जी सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गईं। उनका मन बेचैन हो रहा था। सोचने लगी कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन फिर अगले ही पल विचार आया कि मेरे पति भी तो यही चाहते थे कि मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी चैन नहीं मिलता होगा। और फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। शीतल जी को भी इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं था। चिंता थी तो केवल इस बात की कि उन दोनों पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन शीतल जी के बेटा बहू तक यह बात पहुंची तो वे भड़क उठे। दोनों इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई कानाफूसी कर रहा था। 2 दिन बीते तो अचानक मीडिया वाले शीतल जी के स्कूल के बाहर पहुंच गए और उनसे इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन शीतल जी हैरान थी कि उन तक यह खबर कैसे पहुंची। और उधर शीतल जी की बहू खड़ी पीछे मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि बड़ी आई हिम्मत दिखाने वाली, अब पूरी दुनिया को जवाब देंगी तो पता चलेगा। चारों तरफ जैसे हंगामा सा हो गया। लेकिन शीतल जी ने सोच लिया था कि आज वह चुप नहीं रहेंगे। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या यह सच है कि इस उम्र में आप दीनानाथ जी से शादी करने जा रही हैं अपने स्कूल के बच्चों को, क्या आप यही शिक्षा देने चली हैं? शीतल जी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं,
पर इसलिए मजबूर करने वाला कौन है? यह समाज। हमारा शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वह अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम लोग हमारा सहारा बनने के बजाय हमें बोझ समझते हो। माँ बाप तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन तुम बच्चे बुढ़ापे में उन्हें कुछ समझते ही नहीं हो। मैं और तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। मैं स्कूल के साथ साथ तुम्हारी भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती थी। तुम्हारी परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन तुम्हें तो अपनी बूढ़ी माँ का खुश होना भी गंवारा नहीं। अगर मैं अपने लिए खुश रहना सीखा है तो इसमें तुम दोनों पति पत्नी को क्या दिक्कत है? जब घर के ही इंसान अपने दुश्मन हों तो दूसरों की क्या ज़रूरत होती है? लेकिन बेटी ने अपनी माँ की भावनाओं की कदर की, उनका पूरा साथ दिया। तो दोस्तों, शीतल जी ने अपनी ज़िंदगी का जो फैसला लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।